हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर क्लासेस। तो हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी वाली चैप्टर का पार्ट नंबर 5 है। अभी जो लास्ट क्लास हमारी कवर हुई थी पार्ट नंबर 4, उसमें हम लोगों ने टेम्परेचर डिपेंडेंस वाले क्वेश्चन देखे थे, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी वाले, कि किस तरह से टेम्परेचर चेंज करने पे कुछ सब्सटेंस की रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी चेंज हो जाती है। और कुछ ऐसे सब्सटेंस भी देखे थे जिस लाइक कुछ एलॉयज़ थी, मैग्नीन है, यूरेका है, कॉन्स्टेंटन है। ये कुछ ऐसी एलॉय थी जिनका टेम्परेचर कॉफिशिएंट अल्फ़ा हमारे पास ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है, जिसकी वजह से इनको हम स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल बनाने में यूज़ करते हैं। क्योंकि इनका टेम्परेचर अगर चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस पे कोई खास इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, इसलिए इनको रियोस्टेट डिज़ाइन करने में, पोस्ट ऑफिस बॉक्स बनाने में, रेजिस्टेंस बॉक्स बनाने में, इन सब चीज़ों में हम लोगों ने यूज़ करना देखा था। तो आज ये पार्ट नंबर 5 है। इसमें जो आगे की हमारी स्टोरी होगी उसको हम आज कवर करेंगे। स्पेशली हम लोग आज पढ़ने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट के बारे में, जहाँ पे आप लोग इलेक्ट्रिकल पावर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कॉन्सेप्ट्स देखोगे, किस तरह से उनको अप्लाई किया जाता है। तो टोटल आप मान के चलो कि जो पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 आएगा वो पूरा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर ही बेस्ड होगा। जो भी वैरायटी के क्वेश्चंस हैं, जो भी मतलब पॉसिबिलिटी पूछी जा सकती है, मैं आपको हर तरह की चीज़ें करा दूंगा। उनको बहुत अच्छे से समझ लेना, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लेना, फिर नया क्वेश्चन अगर आएगा तो उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाओगे। क्योंकि देखो, क्वेश्चंस का कोई एंड नहीं है। क्वेश्चंस आप कितने भी कर लो, इस टॉपिक के एक सिंगल टॉपिक के ऊपर ही आप 1000 क्वेश्चन कर लो, उनका कोई एंड नहीं होता। बट ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कर लेने चाहिए ताकि हमारे पास अगर बेसिक सॉलिड है, हमने वो क्वेश्चंस कर लिए, तो आगे की कोई नई चीज़ भी अगर आएगी ना तो उसमें भी हम दिमाग लगा सके अपना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अब देखो, सबसे पहला जो टॉपिक यही है हमारा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कॉमन सा मतलब क्या है कि जब इलेक्ट्रिक करंट किसी पर्टिकुलर मटेरियल में से पास होकर जाती है, स्पेशली कंडक्टर में पास होती है, तो हीट जनरेट करती है। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि इलेक्ट्रिक करंट किसी चीज़ में से पास आउट हुई और हीट ही जनरेट नहीं हुई। बस फ़र्क इतना है कि कुछ इंस्ट्रूमेंट में जिनमें ज़्यादा करंट फ्लो होती है वहाँ पे हीट भी ज़्यादा जनरेट होती है, और जिनमें कम करंट फ्लो होती है उनमें हीट भी कम जनरेट होती है। अब ये कैसे पता लगेगा कि किस में ज़्यादा करंट फ्लो होती है, किस में कम करंट फ्लो होती है? तो उसका बहुत कॉमन सा चीज़ ये है कि जो इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा पावर के होते हैं, वॉटेज देखी होगी ना आप लोगों ने। जैसे हमारे पास नॉर्मल एलईडी बल्ब आते हैं आज के टाइम में, तो वो 20 वाट का बल्ब होता है। जो पहले फिलामेंट वाले बल्ब आया करते थे वो 100 वाट के बल्ब हुआ करते थे। तो अब आज के टाइम में 100 वाट वाले फिलामेंट बल्ब की जगह 20 वाट का एलईडी बल्ब यूज़ करते हैं, लोग उसको प्रेफर करते हैं। तो इसका मतलब जो अगर 20 वाट का एलईडी बल्ब है तो उसमें कम करंट फ्लो होगी, कम करंट फ्लो होगी तो हीट भी उसमें कम जनरेट होगी। अगर 100 वाट वाला बल्ब है तो वॉटेज बढ़ी तो उसकी ऑब्वियस सी बात है, उसके अंदर करंट भी ज़्यादा डिमांड करेगा वो, और उसके अकॉर्डिंग उसमें हीट भी ज़्यादा जनरेट होगी। ऐसे ही एसी का एग्जांपल ले लेते हैं, एयर कंडीशनर का। एयर कंडीशन में क्या होगा, बड़ा इंस्ट्रूमेंट है, ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादा वॉटेज होती है। वैसे तो वो टन में आता है एसी, बट अगर उसके कैलकुलेशन वॉटेज में कर लें तो लगभग 2000 वाट के आसपास का सपोज हमारा कोई एसी है, तो वॉटेज बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा खींचेगा वो। तभी तो एसी की वायरिंग की फिटिंग अलग से करानी पड़ती है, एक मोटा वायर लगता है एसी के अंदर। तो ज़्यादा करंट खींचेगा, ज़्यादा करंट खींचेगा तो ऑब्वियस सी बात है हीट ज़्यादा जनरेट होगी। अब लोग पूछेंगे सर एसी तो ठंडा करता है, हीट कहाँ जनरेट हो रही है? भाई उसकी जो अदर साइड की यूनिट होती है, दूसरी साइड की, वहाँ तो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है, नहीं होती है। जो रूम के इनसाइड में है वो तो पार्ट कूलिंग क्रिएट करेगा, बट जो रूम के आउटसाइड वाला पार्ट है, चाहे वो स्प्लिट एसी का हो चाहे वो विंडो एसी का हो, वहाँ तो बहुत ज़्यादा हीट डेवलप होती है, नहीं होती है। तो मतलब मेरा मतलब समझाने का ओवरऑल यही है कि जब इलेक्ट्रिक करंट किसी इंस्ट्रूमेंट से पास आउट होकर जाएगी तो वहाँ हीट जनरेट होगी। कभी कभी वो हीट हमारे काम की होती है और मोस्ट ऑफ द केसेस में वो हीट हमारे किसी काम की भी नहीं होती। ठीक है, तो दोनों चीज़ें वैरायटी टू वैरायटी डिपेंड करती है। अब जो जूल थे, जूल ने एक लॉ प्रपोज किया था, ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के नाम से 10th क्लास में भी पढ़ाया जाता है। यहाँ सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, देखो क्या है। जूल के अकॉर्डिंग अगर करंट ज़्यादा फ्लो होगी किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में तो हीट भी ज़्यादा जनरेट होगी, और यहाँ पे स्क्वायर का रिलेशन है। यानी अगर करंट 2 टाइम्स हो गई तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, तो हीट कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। उस इंस्ट्रूमेंट में 4 गुना हीट जनरेट होनी शुरू हो जाएगी अगर करंट दुगना हो गया तो। इसी तरह से उस इंस्ट्रूमेंट का रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा उसमें हीट प्रोड्यूस होगी। तो रेजिस्टेंस का डायरेक्ट कनेक्शन हो गया हीट से। जितने ज़्यादा टाइम के लिए आप उस इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट करोगे उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। भी मान लिया बल्ब है दो मेरे पास, एक बल्ब को मैंने 2 मिनट के लिए ऑपरेट करा और एक बल्ब को मैं पिछले आधा घंटे से ऑन किए हुए हूँ, तो जिस बल्ब को आपने ज़्यादा देर तक ऑन करके रखा हुआ है उस बल्ब के अंदर हीट भी ज़्यादा जनरेट होगी। इन तीनों को मैंने मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद जो प्रोपोर्शनैलिटी वाला सिंबल है इसको हटा के मैंने डायरेक्ट इसी को लिख दिया, यानी यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है वो 1 के इक्वल होता है। तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। इसको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के नाम से जानते हैं। कॉन्सेप्चुअली बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए कि किस किस चीज़ों को इंक्रीज करने से हीट पे फर्क पड़ता है। ये वही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसको आप हीट भी बोल सकते हो। ठीक है, इसको H से डिनोट करते हैं हम लोग। चलिए,
अब देखो यहाँ पे कुछ आपको इंस्ट्रूमेंट्स नज़र आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक आयरन है। इलेक्ट्रिक आयरन में हम चाहते हैं जानबूझ के कि जब इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो तो यहाँ पे हीट जनरेट हो। ऐसे ही हमारा इलेक्ट्रिक हीटर है, यहाँ पर भी जो हीट जनरेट होगी वो डिज़ायरेबल होती है। जो बल्ब है, बल्ब में हीट डिज़ायरेबल नहीं है। मेरे को क्यों बताओ भाई, बल्ब आपने लगाया था हीट प्रोड्यूस करने के लिए, फिर रोशनी करने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है हीट प्रोड्यूस करने के लिए तो नहीं लगाया होगा, तो रोशनी प्रोड्यूस करने के लिए लगाया होगा। बट बल्ब कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ होता है, फिलामेंट वाला बल्ब, कि ये ग्लो भी तभी ज़्यादा करेगा जब इसके अंदर ज़्यादा हीट डेवलप होगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा हीट डेवलप होगी इसके अंदर जो टंगस्टन होता है वो उतनी ज़्यादा ग्लो करेगा। अगर इसकी जगह हम एलईडी बल्ब लगा दें तो एलईडी बल्ब का ये फ़ायदा होता है क्योंकि उसमें टंगस्टन तो होता नहीं है, तो हमें बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए एलईडी वाले जो बल्ब होते हैं, जो सीएफएल वाले बल्ब होते हैं, वो बल्ब कम वॉटेज कंज्यूम करते हैं और उसके बाद भी आपको सफिशिएंट जो ग्लो है वो प्रोवाइड करा देते हैं, इसलिए आज के टाइम में उनको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। इसके अलावा तुम्हारा ये टोस्टर हो गया, ब्रेड टोस्टर, तो ये भी बड़े वॉटेज के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। यहाँ पर भी इन तीनों के केस में अगर मैं बात करूँ तो इन तीनों में हमें हीटिंग की रिक्वायरमेंट होती है, हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हीट जनरेट होती है। तो ये डिज़ायरेबल थिंग वाले पार्ट हो गए और ये अनडिज़ायरेबल वाला पार्ट हो गया। यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा हीट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। जैसे फ़ैन है, फ़ैन को आपने ऑपरेट किया तो फ़ैन को कुछ देर चलाने के बाद उसका जो मोटर होता है वो बहुत गर्म हो जाता है भाई। अब वो हीटिंग तो जो भी हुई है वो बेकार की हुई है ना, बिल तो आपको उसका भी पे करना पड़ेगा भाई। आपके फ़ैन को रोटेट करा के आपको हवा लेनी थी, ठीक है, साथ में क्या हुआ, हीटिंग भी हो गई। तो हीटिंग भी हो गई तो भाई ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च हुई है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का तो आपको बिल पे करना पड़ेगा। तो वहाँ पे हमारा वो वेस्टेज हुआ है जिसको हम मिनिमाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जितना मिनिमाइज़ कर सकते थे वो ऑलरेडी कंपनी ने कर दिया है, उससे ज़्यादा मिनिमाइजेशन हो नहीं सकता। तो भैया अब जितनी एक्स्ट्रा हीट उसमें जनरेट हो रही है उस फ़ैन के अंदर, उसका मोटर गर्म हो जाता है, आप मोबाइल चार्ज करते हो मोबाइल का चार्जर गर्म हो जाता है, तो ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज अ वेस्टेज हो जाती है, तो उसका भी बिल हम लोगों को पे ही करना पड़ता है। ऊपर से वो हमारे एनर्जी कंजर्वेशन के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी एक अच्छी चीज़ नहीं है। फ्यूचर में इस तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है कि जिससे ये हीट का जो वेस्टेज है ये लगभग ज़ीरो किया जा सके। अभी जैसे ट्रांसमिशन लाइन होती हैं, कहीं पावर स्टेशन है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, तुम्हारे घर तक जब आती है तो ट्रांसमिशन लाइन के ज़रिए आती है ना। इलेक्ट्रिसिटी का वायरलेस ट्रांसमिशन तो होता नहीं है, तार चाहिए होते हैं हमें। तो जब तारों में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है भैया, वहाँ पे भी लॉस होता है, उसको भी मिनिमाइज़ करने के कुछ तरीके बनाए हुए हैं हम लोगों ने। उसको देखोगे, आपसे पूछा जाता है, इस चैप्टर के अंदर एनसीईआरटी में दे रखा है कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिशन के टाइम पर कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं, तो ये बात यहाँ पर आएगी, ठीक है। चलो अब सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑब्वियस सी बात है वर्क का ही एक फॉर्म होता है, तो इसको मैं कैसे इसके फॉर्मूले डिफाइन कर सकता हूँ, कैसे इस चीज़ को डेराइव कर सकता हूँ, देखना ध्यान से। सपोज मेरे पास दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट ए है, मैंने एक बीच में रजिस्टर बना दिया आर, एक पॉइंट बी है। मुझे क्या करना है, मुझे किसी चार्ज को चला के लेके आना है, क्यू अमाउंट के चार्ज को चला के लेके आना है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जाना है। अब ये चार्ज किससे पास आउट होके जाएगा, इस रुकावट से, इस रजिस्टर से पास होके जाएगा, जिसका रेजिस्टेंस कितना है, आर ओम का है, ठीक है। उन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितने वोल्ट का है, वी वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है ए और बी पॉइंट के बीच में, जिसके बीच में मुझे कुछ चार्ज को मूव कराना है। तो इस चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव कराने में जो वर्क किया गया होगा, भाई ऑब्वियसली बात है कि ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराने वाला सोर्स लगा रखा होगा, लाइक सेल लगा रखा होगा, बैटरी लगा रखी होगी, तभी तो चार्ज भागेंगे भाई। तो ये वी अमाउंट की बैटरी या वी अमाउंट का सेल होगा आपके पास, उसका पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यहाँ पे बैटरी या वो सेल वर्क करेगा और इस चार्ज को भगाएगा, इस चार्ज को मूव कराएगा, कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक। मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ कि यहाँ पे इस चार्ज को ए से बी तक मूव कराने में कितना वर्क किया गया होगा। जितना वर्क किया गया उतनी एनर्जी इसके अंदर कंज्यूम हो गई, ऑब्वियस सी बात है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हमारे पास ये होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, इट्स द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव द चार्ज इन अ पर्टिकुलर सर्किट। अब वो चार्ज कब मूव करेगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस का कोई सोर्स आपने लगाया हुआ होगा। चाहे तो आप इलेक्ट्रिसिटी को रेंट पे ले रहे हो इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन से, या फिर आपके घर में कोई छोटे मोटे बल्ब हैं, आप उनको सेल से ऑपरेट कर रहे हो, केमिकल एनर्जी स्टोर होती है ना सेल के अंदर, तो ठीक है। तो कुल मिला के चार्ज मूव करेगा यहाँ से यहाँ तक। वर्क डन कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना होगा। तो वर्क डन इन, ये बहुत आसान सा डेरिवेशन है, इसकी कॉन्सेप्ट यूज आएंगे। इन मूविंग द चार्ज, कितना चार्ज मूव कराना है भाई, क्यू अमाउंट का, फ्रॉम ए टू बी, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। अब वर्क डन कैसे निकालेंगे भाई, देखो जरा, हमारे पास v इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू आप लोगों ने पढ़ा हुआ है,
है ना, पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। यहाँ पर W क्या आ जाएगा, Q इंटू V आ गया, जहाँ पे Q तो वो मूवेबल चार्ज हो गया जिसको चला के लेके जाओगे, और V क्या हो गया, उन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया जिनके बीच में वो चार्ज मूव करेगा। अब वैल्यू ज़रा खोल लो, W इज इक्वल टू Q की जगह क्या रखोगे, IT, आपको अच्छे से पता है, करंट वाले फॉर्मूले से पढ़ रखा है आप लोगों ने, इनटू V की जगह ओम्स लॉ से क्या रखोगे, IR रख सकते हो, जहाँ पे R क्या है, R इस पर्टिकुलर वायर का रेजिस्टेंस है जिसमें से ये चार्ज पास होके जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ से जब थोड़ा सॉल्व किया तो कितना आ गया, W इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT। इतना वर्क करना पड़ा इस चार्ज को A से B तक मूव कराने में। इतनी बात क्लियर हो गई। यही जो वर्क है यही किसका फॉर्म है, एनर्जी का फॉर्मेट है ना। यही तो वर्क बैटरी ने किया, बैटरी की एनर्जी खत्म हो गई और वो एनर्जी यहाँ पे कंज्यूम हो गई। ये रजिस्टर कोई बल्ब हो सकता है, कोई मशीन हो सकती है, उसमें से चार्ज पास होते रहेंगे, एनर्जी लेके आते रहेंगे, और वो पर्टिकुलर जो भी हमारा रजिस्टर है वो अपना वर्क करता रहेगा। तो ये जितना वर्क इसको मूव कराने में किया चार्ज को, ये किस फॉर्मेट में प्रोड्यूस हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्मेट में। तो यहाँ यही बात लिख देता हूँ कि दिस work done is equal to what, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो यही वर्क डन हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी के इक्वल है। तो उस W को मैं H के इक्वल लिख दूंगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यहाँ पे H से शो करते हैं, जो हीट के फॉर्मेट में लॉस हो रही है यहाँ पे, ऑब्वियस सी बात है ना। तो H इज इक्वल टू क्या हो गया, W हो गया। तो H इज इक्वल टू क्या हो गया फॉर्मूला, W की वैल्यू कितनी आई है, आई स्क्वायर RT। ठीक है, तो इतनी बात मेरे पास यहाँ पे H की वैल्यू पे खत्म हो गई आके। क्या H का एक सिंगल फार्मूला होता है, तो आंसर है नहीं, और भी फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT के अलावा और क्या होता है, उसको और देख लो ज़रा। तो हमारे पास H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT तो हम लोगों ने देख ही लिया, ये जूल्स लॉ में भी आया था। अब एक काम करते हैं, इस I को रिप्लेस करते हैं। किससे रिप्लेस करते हैं, ओम्स लॉ से। भाई ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या लिख दोगे, बाय ओम्स लॉ। आप लोगों को ओम्स लॉ से अच्छे से बात पता है कि V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R हो जाएगा। ठीक है, तो इस I की वैल्यू को उठा के इसमें पुट कर दो ऊपर वाली इक्वेशन में। तो H इज इक्वल टू I की जगह V अपॉन R स्क्वायर है, तो V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू में RT। थोड़ा सॉल्व किया तो कितना बचा, सॉल्व करने में बचा H इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। ठीक है, T तो ऊपर ही माना जाएगा। तो ये हमारे पास एक और फॉर्मूला हो गया वोल्टेज और रेजिस्टेंस के टर्म्स में, करंट और रेजिस्टेंस के टर्म्स में भी आ चुका है। अब एक काम करो, अभी आपने इस फॉर्मूले में I की वैल्यू को गायब कर दिया, जिसकी वजह से फॉर्मूला V और R में आ गया, यानी V और R में एक फॉर्मूला हो गया, I और R में एक फॉर्मूला हो गया। अब एक फॉर्मूला V और I के बीच में भी होना चाहिए, तो V और I के बीच में फॉर्मूला हमारे पास कैसे बनेगा, तो उसके लिए एक काम करो, अब इस V को गायब कर दो उसमें। तो आपके पास क्योंकि V इज इक्वल टू आई आर होता है ना, तो इस V को यहाँ पे गायब कर दोगे, तो अगर V की वैल्यू को यहाँ पे गायब करोगे तो हमारे पास I और R के टर्म्स में वैल्यू आ जाएगी। मुझे यहाँ से क्या करना है, मुझे यहाँ पे ये R नहीं चाहिए, तो मैं इस R को यहाँ से उड़ा देता हूँ। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, H इज इक्वल टू V मुझे चाहिए, हाँ कोई बात नहीं, R मुझे नहीं चाहिए, तो R के लिए बताओ यहाँ से कितनी आएगी, तो सर R की वैल्यू आएगी V अपॉन I। तो V अपॉन I मैंने R की वैल्यू निकाल के रख दी। भाई यहाँ पे रख लो आप ये वाली वैल्यू को, इस जगह पे यहाँ पे रख लो, एक ही बात है कुल मिला के। इनटू में क्या चल रहा है, T चल रहा है। अब तो एक V से तो एक V कट गया, नीचे वाला I ऊपर चला गया। जब सॉल्व करा तो कितना हो गया, ये VIT आ गया, H इज इक्वल टू VIT। तो H के 3 फॉर्मूले बन गए हमारे पास टोटल, कौन कौन से, H इज इक्वल टू VIT, आई स्क्वायर RT, और इसके अलावा कौन सा बना, V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। ठीक है भाई, तो ये 3 फॉर्मूले, ये कंबाइंड फॉर्मूला हमारे पास बना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी कहानी इस पे चलेगी। अब देखो यूज़ कौन से आते हैं, कहाँ पे यूज़ करने होते हैं। सीरीज़ कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन रजिस्टर के सबने पढ़ रखे हैं पहले से। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में अच्छे से पता है करंट सेम जाती है, तो यहाँ पे करंट का स्क्वायर आ रहा है इस फॉर्मूले के अंदर, तो ये वाला फॉर्मूला प्रेफर करना चाहिए। काफ़ी बार देखोगे कि आसान हो जाएगी चीज़ें, कि अगर इसको मैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन में लगाने की कोशिश करूँगा ना, तो मेरा काम काफ़ी आसान हो जाएगा। पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, तो वोल्टेज का स्क्वायर यहाँ पे आ रहा है, तो इस वाले फॉर्मूले को हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में प्रेफर करा करेंगे, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, तो ये वाला पार्ट कट जाया करेगा। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि हमेशा इन्हें यूज़ करूँगा, बट मेजॉरिटी ऑफ केसेस में अगर मुझे आसान लगा तो मैं चाहूँगा कि हमेशा H के जो फॉर्मूले हैं वो या तो ये यूज़ करूँ अगर सीरीज़ कॉम्बिनेशन है, या ये यूज़ करूँ। अच्छा एक बात और, काफ़ी बार क्या होता है कि वो सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन की एक ही क्वेश्चन में साथ साथ बात करता है। वो बोलेगा 2 रजिस्टर मेरे पास थे, कुछ कुछ वैल्यू के थे, उनको पहले सीरीज़ में जोड़ा, फिर बाद में उन्हीं को पैरेलल में जोड़ दिया टू द सेम सप्लाई सोर्स। ऐसा वर्ड लिख के देगा, सेम सप्लाई सोर्स, है ना, सेम सप्लाई सोर्स से या सेम वोल्टेज सोर्स से उनको जोड़ा, पहले सीरीज़ में और बाद में पैरेलल में, यानी दोनों केस में V सेम था।
तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में भी और पैरेलल में भी यही वाला फॉर्मूला लगाने में फ़ायदा है। क्यों? क्योंकि वी वहाँ पे सेम है ना, चाहे सीरीज की बात हो रही हो चाहे पैरेलल की बात हो रही हो। तो जब दो कॉम्बिनेशन एक ही क्वेश्चन में दे रखे हों साथ साथ, सीरीज भी और पैरेलल भी, और ये भी बोल दे कि यहाँ पे दोनों बल्ब को या तीनों बल्ब को हम लोगों ने एक ही वोल्टेज सप्लाई सोर्स से कनेक्ट किया है, तो उस सिचुएशन में सेम वोल्टेज है ना सीरीज में भी पैरेलल में भी, तो आपको दोनों केस में यही वाला फॉर्मूला लगाना चाहिए। वहाँ पे ऐसे मत करना कि सीरीज वाले में ये लगा रहे हो पैरेलल वाले में ये। भाई तुम्हें वोल्टेज सेम दे रखी है तो तुम करंट के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो, तुम वोल्टेज वाला फॉर्मूला लगाओ ना दोनों में। तो वहाँ पे वोल्टेज वाला फॉर्मूला दोनों में लगाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे वोल्टेज सेम हो जाएगी, टी सेम हो जाएगा, आर का फर्क पड़ेगा, एक जगह आर सीरीज वाला रखा जाएगा, एक जगह आर पैरेलल वाला रखा जाएगा, ठीक है। तो जब क्वेश्चन आएंगे थोड़ी सी बात वहाँ कर लेंगे। तो अभी बहुत बेसिक सी हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात हुई, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऐसे निकाली जाती है, वोल्टेज पे भी डिपेंड करती है, करंट पे, रेजिस्टेंस पे और टाइम स्लॉट पे। ऐसे बहुत सारे आपके पास डेटा हो गए, ये डेरिवेशन हुआ हमारा। चलिए अब बात आती है इलेक्ट्रिक पावर की। अब इलेक्ट्रिक पावर ऑब्वियसली बात है एनर्जी से कनेक्टेड है। अब वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपने अभी निकाली है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी या तो कहीं पे प्रोड्यूस की जा रही होगी, भाई जैसे पावर जनरेटिंग स्टेशन है, थर्मल पावर प्लांट होते हैं एनटीपीसी के, न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, हमारे कंट्री में न्यूक्लियर पावर प्लांट भी हैं। इसके अलावा हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं, जो डैम जहाँ से पानी गिराया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो इससे बहुत सारे वैरायटी ऑफ थिंग्स हैं जहाँ पे से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस रेट से जनरेट हो रही है, रेट का मतलब कि एक सेकेंड में कितनी एनर्जी आपके यहाँ जनरेट हो रही है उसको बता दो, तो वो उस पर्टिकुलर स्टेशन की पावर कही जाएगी। इसी तरह से कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर ये जनरेट हो रही है कहीं पे तो उसके अलावा कंज्यूम भी हो रही होगी। भाई पावर स्टेशन पे जनरेट हो रही है तो हमारे घरों में आके, फैक्ट्रियों में, हॉस्पिटल्स में, बहुत सारे कॉर्पोरेट सेक्टर में तो वो कंज्यूम होती है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजप्शन एक सेकंड में कितना हो रहा है उसको भी इलेक्ट्रिकल पावर बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिकल पावर की दो हमारे पास डेफिनेशन हो गई कि द रेट ऑफ प्रोडक्शन और कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। एक सेकंड में कितनी एनर्जी प्रोड्यूस की जा रही है या कितनी एनर्जी कंज्यूम की जा रही है, उस रेट को इलेक्ट्रिकल पावर बोलेंगे। किसी की इलेक्ट्रिक पावर सपोज करो एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा 20 वाट है, तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि ये इंस्ट्रूमेंट एक सेकंड में 20 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। पर सेकंड ये 20 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। भाई दो ही तरह के सोर्स होते हैं, भाई दो ही तरह की चीज़ होती है, मतलब डिवाइस दो तरह की होती हैं। या तो वो सोर्स होंगी यानी एनर्जी प्रोड्यूस करेंगी, या वो क्या होंगी, कंजप्शन वाली डिवाइस होंगी जिसको लोड बोलते हैं। दो तरह की डिवाइस हो गई। एक तो सोर्स हो गया जो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, और जो एनर्जी कंज्यूम करेगा उसको क्या बोलेंगे, लोड बोलेंगे। हमारे घर में सोर्स तो है नहीं, हमारे घर में एनर्जी प्रोड्यूस थोड़ी ना हो रही है कहीं पे, हमारे घर में सारे लोड लगा रखे हैं हमने, चाहे तो बल्ब हो, फैन हो, टीवी हो, आपका मोबाइल फ़ोन हो, सब लोड की तरह काम करते हैं, सबको एनर्जी चाहिए ही चाहिए। वो एनर्जी कहाँ प्रोड्यूस हो रही है, सोर्स क्या है, सोर्स इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन स्टेशन है जहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को रेंट पे हम लोगों ने ले रखा है। तो यहाँ पे 20 वाट है पावर, अभी 20 वाट लिखी हुई है तो मतलब एक सेकंड में 20 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है ये। पावर सपोज करो कि 1000 वाट है किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट की, तो उसका मतलब वो एक सेकंड अगर ऑपरेट होगा तो 1000 जूल एनर्जी कंज्यूम कर लेगा। तो उसका मतलब जितनी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी या जितनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी उस पर्टिकुलर चीज़ की इलेक्ट्रिकल पावर भी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो कैसे डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिकल पावर को, बहुत ईजी सा हो गया। तो P इज इक्वल टू एच अपॉन टी, भाई एनर्जी अपॉन टाइम ऐसे लिख लो, या फिर आप वर्क डन अपॉन टाइम लिख लो। आपको अच्छे से पता है कि एनर्जी और वर्क बराबर होते हैं, अभी पीछे करके आए हो। तो टाइम से डिवाइड क्यों करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे रेट वर्ड की बात हो रही है। रेट मतलब टाइम से कनेक्शन होना है। एक सेकंड में जितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, जितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर बोलते हैं। अब SI यूनिट की बात कर लेते हैं यहाँ पे इस चीज़ की। तो SI यूनिट ऑफ पावर, ठीक है। पावर कौन सी, इलेक्ट्रिक पावर की फिलहाल बात करेंगे, क्योंकि पावर मैकेनिकल पावर भी होती है, मैकेनिकल पावर में हॉर्स पावर भी आती है। यहाँ पे हॉर्स पावर का कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो हॉर्स पावर जो होती है ना वो मैकेनिकल यानी जो मशीन्स होती हैं उनकी यूनिट में होता है, ट्रैक्टर की यूनिट होती है। हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल पावर क्या हो जाएगा, वर्क डन या एनर्जी क्या यूनिट होती है, जूल होती है, अपॉन में सेकेंड। तो या तो जूल पर सेकेंड होती है या फिर इसको शॉर्ट में क्या बोलते हो, वॉट बोलते हो। वॉट को W लिखते हो ना शॉर्ट में, दोनों याद रखना, जूल पर सेकंड भी और वॉट भी। तो ये SI यूनिट हो गई इलेक्ट्रिकल पावर की। अगर ये वॉट छोटा पड़ जाता है, जैसे बल्ब 100 वाट का हो गया, बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट आने लगे आपके घर में, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, आपका रेफ्रिजरेटर हो गया, AC हो गया, इस तरह की बड़ी बड़ी जो मशीन्स हैं उनमें वॉटेज में काम नहीं चल पाता है, तो वहाँ पे बड़ी यूनिट क्या यूज़ करते हैं, किलो वाट यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे कहानी जो चली जाती है किलो वाट में चली जाती है। तो बिगर यूनिट्स भी पढ़ लेते हैं थोड़ी सी, बिगर यूनिट्स ऑफ
इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर को मेजर करने की जो बड़ी बड़ी यूनिट्स होती हैं वो कैसी होती हैं, चाहे प्रोडक्शन के टाइम पे हो चाहे वो कंजप्शन के टाइम पे, दोनों में यूज़ हो जाएंगी। तो एक तो कॉमन सी होती है किलोवाट। 1 किलोवाट में कितने होते हैं, 1000 वाट होते हैं, तो 10⁻³ लिख दूँ। अब किलोवाट का जो सेटअप होता है आपको घरों में मिल जाएगा, कनेक्शन जो होता है आपका मीटर का वो भी किलोवाट में होता है। किसी के घर पे 2 किलोवाट का होगा, किसी के घर पे 3 किलोवाट का होगा, किसी के घर पे 2-3 एसी हैं तो उसके यहाँ 4-5 किलोवाट का कनेक्शन होगा। तो ऐसे बढ़ते चले जाते हैं कनेक्शंस, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर कोई बड़ा पावर स्टेशन है कहीं पे जो एनर्जी जनरेट हो रही है तो उस सिचुएशन में किलोवाट तो कम पड़ जाएगा कि किलोवाट में पावर थोड़ी ना जनरेट करेंगे, ये तो छोटी पावर है। इससे भी बड़ी पावर अगर चाहिए होती है तो फिर लिखते हैं मेगावाट, MW। तो मेगावाट होता है 10⁻⁶ मेगावाट में सारे पावर स्टेशन होते हैं। कि यहाँ पे सपोज करो कि न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो है न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करने वाला बुलंदशहर के पास नरोरा जगह पे है, तो वहाँ पे वो मेगावाट के आसपास का है, लगभग 450 मेगावाट के आसपास का वो पावर प्लांट है। तो वहाँ से पर सेकंड 450 मेगावाट एनर्जी जनरेट होती है। तो मेगावाट अक्सर पावर स्टेशन पर यूज़ करते हैं। फिर मेगावाट से भी बड़ी यूनिट हमारे पास अवेलेबल है, कौन सी है, GW, गीगावाट, है ना। छोटे छोटे पावर स्टेशन मिल के एक पूरा ग्रिड बनाते हैं, तो ग्रिड बनाते हैं तो वहाँ पे गीगावाट में एनर्जी का कंजप्शन यूज़ किया जाता है। तो वहाँ पे क्या लिखते हैं, 10⁻⁹ वाट। तो गीगा मतलब 10⁻⁹ वाट। तो जो अब हमारे पूरे इंडिया में 5 ओवरऑल ग्रिड सिस्टम बनाए गए हैं, उनको दिखाऊंगा अभी आपको आगे, तो वो गीगावाट में ऑपरेट होते हैं। हमारी पूरी इंडिया की जो इलेक्ट्रिकल पावर प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो भी गीगावाट में मेजर की जाती है, वहाँ पे किलोवाट और मेगावाट से काम नहीं चलेगा। तो ये कुछ बड़ी बड़ी यूनिट हो गई। हॉर्स पावर आपको पता है, हॉर्स पावर की मैं जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि वो मैकेनिकल पावर है, मैं इलेक्ट्रिकल पावर पढ़ा रहा हूँ। तो इतनी बात समझ में आ गई इलेक्ट्रिक पावर के बारे में, बहुत छोटी सी। चलो, सिंबल आपको पता है कैपिटल P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग इसको। पहले थोड़े से फॉर्मूले और देख लेते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ। अब मैं यहाँ पे H के जो तीनों फॉर्मूले हैं उनको ला के रखूंगा तो P के 3 नए फॉर्मूले जनरेट हो जाएंगे मेरे पास। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ और देखो, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी की अगर बात करें, सबको अच्छे से पता है क्या होती है सर, किलोवाट आवर होती है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, किलोवाट आवर। किलोवाट आवर ये एनर्जी की यूनिट है, याद रखना, पावर की यूनिट नहीं है। एनर्जी कमर्शियल में मतलब जिसको बिजनेस पर्पज से यूज़ किया जा रहा है। तो किलोवाट आवर इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, जिसको हम सिर्फ क्या बोलते हैं, यूनिट भी बोलते हैं। कि इतने यूनिट बिजली का बिल आया, आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है वो KWH में ही आता है। जो बिजली का बिल बनाने वाला पर्सन आता है, जो मीटर में वो रीडिंग नोट करता है, वो रीडिंग क्या देखता है आपके मीटर में से, किलोवाट आवर देखता है। कि देखता है कि आज कितने किलोवाट आवर दिखाई दे रहे हैं। तो फिर वो लास्ट महीने की रीडिंग चेक करेगा, तो लास्ट महीने वाली जो रीडिंग उसके पास नोट होगी, मशीन में ऑलरेडी फीड होती है वो डेटा, और जो आज की रीडिंग है तो उनके बीच में डिफरेंस निकाला जाएगा। तो जितने यूनिट बनेगा उसके अकॉर्डिंग आपका बिल जनरेट कर दिया जाएगा। तो ये कंजप्शन के पर्पज से कमर्शियल यूनिट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। ध्यान रखना, किलोवाट, इसमें टाइम भी आ रहा है तो किलोवाट आवर में बच्चे बहुत गलती करते हैं, पावर की यूनिट बताते हैं इसको। ये एनर्जी की यूनिट है, पावर की नहीं है। इसको जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हो आप, देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो 1 किलोवाट आवर में जूल अगर पूछे तो कैसे लिखेंगे, तो इसको 2 पार्ट में लिखो। 1 किलोवाट आवर को 1 किलोवाट इंटू 1 आवर लिख दिया, ठीक है। अच्छा, इसको लिखा 10⁻³ वाट। आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। पहले मिनट में कन्वर्ट करा, फिर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। 10⁻³ वाट को मैं जूल पर सेकंड भी लिख सकता हूँ, आपको बताया था कि वाट की जगह जूल पर सेकंड भी होती है। 3600 सेकंड, तो 36 तो ये हो गया। अब पावर कितनी है, 3 पावर यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, तो 5 पावर हो गई। सेकंड से सेकंड गायब हो गया, काट के मत दिखाना, बस देख लो, सेकंड से सेकंड गायब हो गया, तो क्या बचा आंसर, जूल में बचा। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखो, तो 3.6, 10 से डिवाइड करूंगा तो 3.6 आ जाएगा। तो इसको 10 से डिवाइड करा तो ये आ गया, तो 10 से मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी, तो 10 की पावर एक इंक्रीज हो गई। तो यहाँ से 1 किलोवाट आवर की अगर मैं बात करूँ तो 1 किलोवाट आवर 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल के बराबर होता है। यानी 1 यूनिट का बिजली का बिल जब आप देते हो ना, तो उस सिचुएशन में कि आपने 1 यूनिट बिजली का बिल पे करा, तो उसका मतलब आपने 36 लाख, मैं 10⁻⁵ को तो यहाँ पे लाख पढ़ूंगा ना, 36 लाख जूल एनर्जी आपने कंज्यूम कर ली है। तो आपके घर में 1 यूनिट बिजली का बिल अगर आपका मीटर दिखा रहा है तो 36 लाख जूल आपने कंज्यूम कर लिया है अपने यहाँ पे। समझ में आ रही है ना बात। अब उसमें से भले ही वो वेस्टेज हो बहुत सारा, वो एक अलग बात है। बहुत सारी चीज़ों में आपको पता है हीट के फॉर्मेट में एनर्जी लॉस भी होती है। तो यूनिट तो सबकी, बिल तो सबका कैलकुलेट होगा, चाहे आपके घर में एक छोटा सा इंडिकेटर ही क्यों ना चल रहा हो, बिल तो एनर्जी तो वहाँ भी कंज्यूम हो रही है, तो एनर्जी को तो काउंट करेगा ही करेगा वो। तो 1 यूनिट का इतना होता है, और 1 यूनिट की कॉस्ट रीजन टू रीजन डिपेंड करती है। जैसे हमारे एरिया में लगभग जो
हमारे घर के कनेक्शन होते हैं, हाउस होल्ड कनेक्शन, तो वहाँ पे लगभग 6 रुपये के आसपास की 1 यूनिट का बिल होता है ना। तो सपोज 200 यूनिट आपकी खर्च हुई एक महीने के अंदर, तो मल्टीप्लाई कर लो उसकी 6 से, तो उतना बिल आएगा, प्लस टैक्सेस जो लगते हैं वो एक अलग है। इसके अलावा सपोज़ किसी की फैक्ट्री चल रही है, कोई कॉर्पोरेशन चला रहा है, तो उनके यहाँ जो होते हैं वो कमर्शियल कनेक्शंस होते हैं उनके यहाँ, तो उनके यहाँ जो यूनिट का बिल होता है वो डबल होता है लगभग। जैसे यहाँ पे 6 रुपीज़ है, तो वहाँ पे 12 या 13 रुपीज़ पर यूनिट होती है किसी की फैक्ट्री का बिल या किसी के इस शॉप का बिल। इस तरह से जहाँ पर भी कमर्शियल यूज़ हो रहा है उसका, तो वहाँ पर वो डबल रेट पे होती है। तो सब गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। इसके अलावा आपकी नॉलेज के लिए एक बात और बता दूँ आप लोगों को कि जैसे हम लोग घर में कनेक्शन लेते हैं, तो घर में कनेक्शन लाइक ऐसे होता है, 2 किलोवाट का कम से कम होता है, बड़ा करते करते 5 किलोवाट का भी आपको मिल जाएगा। जिनके घर में 2-3 एसी होंगे तो 5 किलोवाट का कनेक्शन लेके रखेगा वो बंदा। अब ऐसे करते करते लगभग 12 किलोवाट के आसपास पहुंच गए। तो जैसे ही आपका कनेक्शन 10-12 किलोवाट से क्रॉस करता है, तो उसका मतलब ऑब्वियस सी बात है घर तो चला नहीं रहे हो आप। उस सिचुएशन में आप या तो कोई कॉलेज या कोई यूनिवर्सिटी या कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री चला रहे हो। तो उस सिचुएशन में गवर्नमेंट का रूल्स रेगुलेशन जो ये हैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के, वो ये कहते हैं कि अगर आपका कनेक्शन जो भी हो गया, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता कि 10 है या 12 है, 10 से 12 किलोवाट से क्रॉस कर जाता है। मान लो तुम्हें 15 किलोवाट का कनेक्शन चाहिए एग्जाम्पल के तौर पर, कि सर हमें 15 किलोवाट का कनेक्शन चाहिए। तो 15 किलोवाट का अगर आपको कनेक्शन चाहिए, तो उस सिचुएशन में गवर्नमेंट ये कहती है कि आप अब हमारा ट्रांसफार्मर यूज़ नहीं कर सकते। अभी आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती होगी नियरेस्ट किसी ट्रांसफार्मर से कंट्रोल रेगुलेट होकर आती होगी, ठीक है। तो वहाँ पे गवर्नमेंट कहती है कि अगर इतना बड़ा कनेक्शन ले रहे हो तो उसका मतलब ऑब्वियसली बात है बड़ी चीज़ चला रहे हो। तो उस सिचुएशन में अपना ट्रांसफार्मर खरीदिए हमसे और उसको अपने ही कैंपस में रखिए। उसको आप गवर्नमेंट एरिया पे यानी रोड साइड पे कहीं पे नहीं रख सकते हो। तो अगर वो ख़राब हो गया, फूक गया, तो उस सिचुएशन में ठीक भी तुम्हें ही कराना पड़ेगा या रिप्लेस भी तुम्हें ही कराना पड़ेगा। अभी सपोज़ कोई ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाए तो गवर्नमेंट तुमसे थोड़ी ना पैसे लेती है कि भाई हाँ लाओ पैसे चंदा इकट्ठा करो, ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया, नहीं होता ना। क्यों? ऑलरेडी टैक्स ले चुकी है काफ़ी बिल में। तो उस टैक्सेस की हेल्प से ही उस ट्रांसफार्मर को रिप्लेस कराया जाता है। और ट्रांसफार्मर हमें अपने घर में रखवाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एक ट्रांसफार्मर से बहुत बड़े एरिया को इलेक्ट्रिसिटी वो प्रोवाइड कराते हैं रेगुलेट करके। ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिसिटी बनाता नहीं है। ट्रांसफार्मर सिर्फ वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने के लिए यूज़ होता है, दैट्स इट, ठीक है। बता दूंगा उसको आगे, ट्रांसफार्मर तुम्हें पढ़ना है अपने आगे के कुछ चैप्टर्स में। तो जब कनेक्शन काफ़ी बड़े हो जाते हैं तो उस सिचुएशन में ट्रांसफार्मर भी अपना खरीदना पड़ेगा और आपको रखवाना भी अपने कैंपस में पड़ेगा। तो ऑब्वियसली बात है बड़ी चीज़ चला रहे हो तो ठीक है, आप अच्छा खासा पैसा कमा रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन बदल जाते हैं। खैर एक छोटी सी एक्स्ट्रा बात जो मुझे बतानी थी वो हो गई। वापस पीछे आते हैं ज़रा। यहाँ पे देखो एक चीज़, ये तो मैंने आप लोगों को सब बता दिया। इसमें आप एक काम और करना, अब जब एच के फॉर्मूले जो 3 थे, I²RT, V²/R/T और इसके अलावा हमारे पास VIT, इन तीनों को एक एक करके रखोगे जब यहाँ पे, तो आपके पास जो सॉल्यूशन होके आएगा वो 3 फॉर्मूले आएंगे पावर के। एक आएगा I²R, T से T कट जाएगा, एक आएगा V²/R और एक आएगा हमारे पास V×I। तीनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है पावर के, इसी के आगे एक्सटेंड करके लिख लेना। तो देखो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में प्रेफर करूंगा हमेशा ये वाला फॉर्मूला जहाँ तक पॉसिबल हो सकेगा, क्योंकि करंट का स्क्वायर आ रहा है, सीरीज़ में करंट सेम होती है। पैरेलल में यूज़ करूंगा ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है तो उसमें वोल्टेज का स्क्वायर आ रहा है। और ये कुछ स्पेसिफिक जगह पे आपको इसकी शक्ल भी दिख जाएगी। ये कम यूज़ होता है बट कुछ जगह इसको भी लगाना पड़ता है, अदरवाइज न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू में ज़्यादातर आपका इन दोनों फॉर्मूलों से ही काम चल जाएगा हमेशा, ठीक है भाई। तो ध्यान रखना पावर का जब फॉर्मूला बनेगा तो I, R या V की टर्म्स पे तो वहाँ पे टाइम नहीं आता, क्योंकि अपॉन में टाइम आने की वजह से वो कैंसिल आउट हो गया। तो 1 सेकंड में कितनी एनर्जी आप यूज़ कर रहे हो या कंज्यूम कर रहे हो, तो कहीं पे आपको रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी या रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी बोल दे तो उसका मतलब वो पावर की ही बात कर रहा है इनडायरेक्टली, ठीक है भाई। तो इतनी बात में समझ में आनी चाहिए। ये कमर्शियल यूनिट के बारे में थोड़ी सी चर्चा हो गई। चलिए अब देख लीजिए ट्रांसमिशन ऑफ पावर कैसे होता है। यहाँ पे कहीं पे पावर जनरेटिंग स्टेशन होगा, चाहे थर्मल पावर जनरेटिंग स्टेशन हो, न्यूक्लियर पावर हो, जो भी टाइप का हो, तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बनी प्रोड्यूस हुई, ऑल्टरनेटिंग करंट होती है। AC DC का डिफरेंस कुछ चैप्टर्स के बाद क्लियर हो जाएगा। अभी मान के चलिए AC आ रही है, ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेट होती है, DC नहीं हो सकती, उसके बहुत रीजंस होते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या करा, ये ट्रांसमिशन लाइन के ज़रिए जो पावर ट्रांसफार्मर होते हैं, बहुत बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं। एक ट्रांसफार्मर की कॉस्ट 60 लाख 70 लाख के आसपास होती है। तो बहुत बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं, आपकी गली मोहल्लों वाले ट्रांसफार्मर नहीं है। ये वहाँ पे होते हैं जहाँ पावर स्टेशन होता है, उस जगह पे, उस एरिया पे ये ट्रांसफार्मर होते हैं, कई सारे अलग अलग। तो यहाँ से क्या करते हैं, जो हमारा यहाँ प्रोडक्शन हुआ, लगभग इंडिया में जो स्टैंडर्ड है वो है 1100 वाट का। 1100 वाट का प्रोडक्शन करते हैं हम लोग अपने पावर स्टेशन से।
ये 1100 वाट का प्रोडक्शन करके पावर ट्रांसफार्मर जो होता है ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। तो यहाँ से हम लोग उसको इंक्रीज करते हैं, वोल्टेज को डिपेंड करता है कितनी जगह पे ट्रांसमिशन करना है। तो लगभग जैसे 1,00,000 1.33 ऐसे कर लिया हमने, 1,33,000 133 लाख वोल्ट में, है ना, 133 लाख वोल्ट में। इस तरह से हम लोग उसको कन्वर्ट कर लेते हैं बहुत बड़ी यूनिट में। समटाइम्स हो सकता है कि 88,000 वोल्ट की लाइन हो सकता है 33,000 वोल्ट की लाइन हो। तो एक काफ़ी बड़े ट्रांसमिशन लाइन होती है। इसको हम लोग ऐसे बड़े बड़े खंभे आपने जगह जगह पे लगे हुए देखे होंगे, इन ट्रांसमिशन लाइन के जरिए लेके जाते हैं और वहाँ पे फिर सब स्टेशन होते हैं। सब स्टेशन मतलब जो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का काम करना शुरू करेंगे। तो जैसे आपके सपोज पूरे एरिया में एक सब स्टेशन होगा आसपास कहीं पे, जहाँ बहुत सारे ऐसे ट्रांसफार्मर रखे हुए होंगे, तो वहाँ से फिर ये नॉर्मल आपकी गलियों वाले खंभे होते हैं, वहाँ तक ये लाइनें बिछ के आती हैं। फिर उनसे आपके जो गली मोहल्लों में ट्रांसफार्मर रखे हुए होते हैं, ये वाले ट्रांसफार्मर हो गए, और फाइनली यहाँ से आपके फैक्ट्रीज़ में, आपके हाउस होल्ड तक कनेक्शन पहुँचा दिया जाता है। तो चल के आती है 3 फेज़ की लाइन। देखो 3 तार नज़र आ रहे होंगे तुम्हें हर जगह पे। और आपके घरों में कौन सी वायर आती है? सिंगल वायर आती है। इसी के अंदर एक और तार भी होती है जिसमें, जिसको आप क्या बोलते हो? न्यूट्रल वायर बोलते हो। भाई तो फेज़ लाइन हो गई, 2 तरह के तार होते हैं ना, एक फेज़ होता है हमारे पास, एक न्यूट्रल होता है ना। तो फेज़ होता है 220 वोल्ट का घर में जो आता है, और न्यूट्रल कितने वोल्ट पे होता है? 0 वोल्ट पे होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितने का हुआ इनके बीच में? 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हुआ। तो हमारे घर में 220 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे ही सारी डिवाइस ऑपरेट की जाती हैं। जितनी भी डिवाइस घर में खरीद के लेके आए हो वो इसी तरह से बनाई गई है कंपनी के थ्रू कि वो 220 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे या 230 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे बहुत अच्छे से काम करेंगी। तो ये बहुत बेसिक सा डायग्राम है, इसको आराम से देख लेना। तो ये मतलब ऐसा नहीं कि आपको बनाना है, कुछ है आपकी नॉलेज के लिए है, क्योंकि आप यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर पढ़ रहे हो, तो ये इतना पता होना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि जो सिलेबस में सिर्फ उतना ही आता है, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं, उसके अलावा इधर उधर की दुनिया का तुम्हें कुछ नहीं पता है, तो वो बेकार है वो चीज़ भी। आपको काफ़ी बातें पता होनी चाहिए ये सारी। ठीक है भाई, चलो और कुछ देखते हैं। इंडिया में जो पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी है, जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अंग्रेजों के टाइम से हमारे पास है, तो अब जाके हम लोगों ने इंक्रीज़ करते करते उसको लगभग 370 गीगावाट के आसपास कर लिया है ना। अप्रॉक्सीमेट 370 के आसपास ही पहुंचने वाला है आंकड़ा। तो इतनी पूरे इंडिया में पावर जनरेशन कैपेसिटी है जो पूरे इंडिया में सप्लाई होती है। पूरे इंडिया को टोटल 5 रीजनल ग्रिड में बांटा गया है। याद रखना, 5 रीजनल ग्रिड्स हैं हमारे पूरे इंडिया के अंदर, अलग अलग एरिया में है। आपको मैप में दिखा दूंगा आगे। अगर कोई एक ग्रिड फेल हो जाती है किसी जगह की, तो वो क्या करती हैं, बाकी ग्रिड एक जगह से दूसरी जगह पे लगभग 99 गीगावाट, इसको सॉल्व करोगे 99 गीगावाट ही आएगा। लगभग 99 गीगावाट के आसपास इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, है ना। एक जगह पे कहीं पे भी सपोज करो कि तमिलनाडु के साइड पे है कोई हमारा ग्रिड वाला एरिया, तो वहाँ से मुझे को कश्मीर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी है, तो 99 गीगावाट में वहाँ से ट्रांसफ़र कर सकता हूँ इलेक्ट्रिसिटी को फ्रॉम एनी कॉर्नर ऑफ द कंट्री। तो बहुत अच्छी खासी पावर जनरेशन कैपेसिटी आज के टाइम में इंडिया के पास है। 370 गीगावाट के आसपास पहुंच चुके हैं और धीरे धीरे चीज़ों को बढ़ाते जा रहे हैं। तो टोटल इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी 5 ग्रिड्स में सप्लाई होती है। देखो किस तरह से है, ये 4 आपके पास 5 कलर नज़र आ रहे होंगे। तो यहाँ वाले कलर के लिए एक ग्रिड सिस्टम है जो इस पूरे एरिया को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाता है। जो ब्लू में है वहाँ पे एक ग्रिड सिस्टम होगा, ऐसे इधर के एरिया में ग्रिड सिस्टम होगा, यहाँ के एरिया में ग्रिड सिस्टम है, और फाइनली यहाँ के एरिया में भी एक ग्रिड सिस्टम है ओवरऑल मिला के। तो इस तरह से कुल मिला के आपके पास 5 ग्रिड्स होती हैं, 5 ग्रिड सिस्टम है इंडिया के अंदर। ग्रिड सिस्टम में क्या होता है, ग्रिड्स के अंदर बहुत सारे पावर ट्रांसफार्मर लगे हुए होते हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट्स लगे हुए होते हैं जो उस चीज़ को ट्रांसफ़र करेंगे आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। तो इसलिए जब कभी लाइट की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो जाती है, एकदम से डिमांड खत्म हो जाती है, तो ग्रिड पे अगर बैड इफेक्ट पड़ता है, सपोज कोई 1-2 ग्रिड खराब हो जाएं, तो ग्रिड को वापस चालू करने में समटाइम्स 15 दिन, 20 दिन और 1 महीना भी लग जाता है, और इलेक्ट्रिसिटी का ब्लैकआउट हो जाएगा, उस जगह पे लाइट नहीं आ पाएगी अगर 2-3 ग्रिड एक साथ फेल हो गई। क्योंकि एक ग्रिड फेल होगी तो बाकी संभाल लेंगी, बट सपोज ये तीनों ग्रिड फेल हो गई नीचे की, तो बाकी ग्रिड कैसे करेंगी पूरे इंडिया को सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी। तो उस वजह से काफ़ी लॉन्ग टाइम तक ऐसा हो जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती है। बट आज के टाइम पे हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है कि उस सिचुएशन में ग्रिड फेलियर बहुत रेयर केस में होता है। तो ऐसा कहीं आपने देखा नहीं होगा कि लगातार 1 महीने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चली गई है। ठीक है भाई, तो कुछ कॉमन सी बहुत बेसिक सी बातें थी जो मुझे पढ़ानी थी यहाँ पे। अब एक क्वेश्चन है तुम्हारी एनसीईआरटी में थ्योरी के अंदर दे रखा है, उसको एक बार देख लेना। थ्योरी के अंदर मिक्स है सारी कहानी। देखो क्या बोला हुआ है, पावर P is to be delivered to a device by transmission cables having resistance RC। P पावर मेरे पास है पावर जनरेटिंग स्टेशन पे, ये डायग्राम मैंने बनाया वहाँ पे दे नहीं रखा। P पावर जनरेटिंग स्टेशन पे है, मुझे इसे ट्रांसमिट करना है कहीं डेस्टिनेशन पे। जिन ट्रांसमिशन लाइन के जरिए जाएगी इलेक्ट्रिसिटी, उन ट्रांसमिशन लाइन का टोटल रेजिस्टेंस RC है। C स्टैंड्स फॉर केबल, जो है केबल का रेजिस्टेंस। ठीक है, V वोल्टेज है इन वायर के अक्रॉस, और I इनमें फ्लो होकर जाने वाली करंट का अमाउंट है। तो आपसे पूछा है फाइंड द पावर वेस्टेड
इस ट्रांसमिशन के दौरान कितनी पावर वेस्ट होगी और उस पावर को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो देखो पावर वेस्टेज कैसे निकालूँ, ट्रांसमिशन लाइन में वेस्ट होगी, ध्यान रखना, और ट्रांसमिशन लाइन का तुम्हें रेजिस्टेंस भी पता है। तो जो पावर लॉस होगा पी लॉस, वो कैसे निकाला जाएगा, आई स्क्वायर इंटू आर। किस चीज़ का आर, जिसमें पावर लॉस होगी। पावर किस में लॉस होगी, जिसमें से करंट पास होकर जाएगी। करंट कहाँ पे पास होकर जा रही है, तारों के अंदर, तो उनका रेजिस्टेंस कितना है, आर सी। तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर सी, इतनी पावर लॉस होने वाली है यहाँ पे। अभी करंट कहाँ से आएगी भाई, आर से तो उसने दे रखा है, करंट को मैं कैसे निकालूँ। अब देखो पावर स्टेशन पे कितनी पावर जनरेट हो रही है, P पावर जनरेट हो रही है भाई, हो सकता है 1100 वाट हो, 11,000 वाट हो, जो भी हो। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, P इज इक्वल टू वी इंटू आई, क्योंकि रेजिस्टेंस तो अभी पॉइंट में या पिक्चर में आया ही नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस तो तब आएगा ना जब ये करंट चलेगी तारों के अंदर। तो इतनी पावर है मेरे पास, P इज इक्वल टू वी आई इस पावर स्टेशन पे, जिसे मुझे ट्रांसमिट करना है। तो कितना लॉस होगा, आई स्क्वायर आर के बराबर लॉस होगा, जहाँ पे आई इन तारों के अंदर फ्लो होने वाली करंट है और आर इनका रेजिस्टेंस है। तो इस आई की वैल्यू को मैं यहाँ से अगर निकालूँ तो मैं क्या रखूँगा, तो यहाँ से P लॉस इज इक्वल्स टू आई की वैल्यू यहाँ से निकालो इस जगह से, तो आपके पास क्या आएगी, P अपॉन वी आ जाएगी। ठीक है भाई, तो P अपॉन वी का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया इंटू आर सी। तो P लॉस, पावर लॉस फाइनली कितना हुआ, पावर लॉस हुआ P स्क्वायर आर सी अपॉन वी स्क्वायर। अब जरा सोचो ध्यान से, जितनी पावर तुम्हें डिलीवर कर रही थी वो पावर कांस्टेंट है भाई, यहाँ पे 1100 वाट जनरेट हुई है, जितनी भी पावर है वो कांस्टेंट हो गई। इन वायर का रेजिस्टेंस कैसा हो गया, लगभग ऑलमोस्ट कांस्टेंट, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा भाई। वैसे रियलिटी में जब इनमें करंट फ्लो होगी तो हीटिंग इफेक्ट जनरेट होगा और हीट बढ़ने से इनका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, बट इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है जितना फिलहाल हम इनको कांस्टेंट मान सकते हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, तो इनको वी कैन ट्रीट एज कांस्टेंट, ऑलमोस्ट कांस्टेंट, यू कैन से 100% कांस्टेंट ना सही, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो अगर मुझे इस पावर लॉस को कम करना है तो मेरे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि अगर मैं वोल्टेज को बहुत ज़्यादा बढ़ा दूं तो उस सिचुएशन में पावर लॉस को मैं बहुत कम करवा सकता हूं। तो इसी वजह से यही रीज़न है कि जो पावर ट्रांसमिशन के टाइम पे आप पावर ट्रांसफार्मर लगाते हो तो पावर ट्रांसफार्मर से क्या कर देते हो, अपने उस 1100 वोल्ट के छोटे से वोल्टेज को आपने 1,33,000 वोल्ट के आसपास में उसको कन्वर्ट कर दिया। तो इतनी हाई वोल्टेज पे जब ट्रांसमिशन होगा तो पावर कैसी होगी, ऑटोमेटिकली कम लॉस होगी इन तारों पे। तो इसलिए इतने बड़े बड़े खंभे लगा के इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट किया जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हम लोग किस तरह से, भाई पावर लॉस तो फॉर्मूला में आ गया इतना का इतना, कैसे इसको रिड्यूस करेंगे, तो पावर लॉस इन द ट्रांसमिशन वायर कैन बी रिड्यूस्ड बाय ट्रांसमिटिंग द इलेक्ट्रिसिटी एट वेरी हाई वोल्टेज। जितनी हाई वोल्टेज पे आप ट्रांसमिट कर सकते हो उतनी हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट कीजिए, जिससे कि पावर लॉस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को हाई पावर पे ट्रांसमिट किया जाता है हर जगह पे। ठीक है भाई, चलो। और फिर बाद में आता है तो उसकी पावर रिड्यूस भी, उसकी वोल्टेज को कम भी करना पड़ेगा कि अगर 1,33,000 वोल्ट की लाइन को आपके घर के बाहर पहुंचा दिया गया और सपोज करो तार टूट गया तो बहुत सारे लोगों की जान जा सकती है। तो इसलिए धीरे धीरे फिर बाद में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा के आपके घर तक आते आते वो वोल्टेज 220 वोल्ट रह जाती है एट लास्ट में। ठीक है भाई, ट्रांसमिशन के दौरान इतनी हाई वोल्टेज होती है, ये भी हो सकती है, सिर्फ 88,000 वोल्ट भी हो सकती है। तो डिपेंड करता है डिस्टेंस क्या, कि जहाँ से पावर जनरेट हो रही है कहाँ तक पहुँचानी है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं उसमें। तो इतनी बेसिक सी बात समझ में आ गई तुम लोगों को, ठीक है। चलो अब हम पढ़ते हैं बल्ब की स्टोरी। अब बल्ब के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं जो जानने ज़रूरी हैं, सो दैट आप बल्ब के क्वेश्चन आसानी से कर पाओ। अब कहानी मेरी अच्छे से सुनना कि बल्ब के बारे में आपको क्या बताऊंगा। सपोज मेरे पास एक बल्ब है, यहाँ पे एक बल्ब बना लेते हैं। इस तरह से मैंने एक बल्ब बना लिया। ये बल्ब जो ऑपरेट हो रहा है वो V वोल्ट पे ऑपरेट हो रहा है ना। सपोज ये V वोल्ट पे ऑपरेट किया जाता है, मान के चलो, है ना। अब होगा क्या कि जब इस बल्ब को मार्केट से खरीद के लेके आओगे तो ये V वोल्ट, ये ऑपरेटिंग वोल्टेज है, ध्यान रखना। ये कौन सी है, ये वो नहीं है जो बल्ब की ऊपर लिखी हुई आएगी ना, ये है ऑपरेटिंग वोल्टेज। अभी बताऊंगा इसके बारे में ज़रा। ऑपरेटिंग वोल्टेज है, बल्ब जब मार्केट से खरीद के लेके आए तो उस पर उसकी पावर लिखी हुई आती है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं 100 वाट लिखा हुआ है और वोल्टेज लिखी हुई होती है 220 वोल्ट, इंडिया की अगर बात कर रहे हैं तो 100 वाट लिखा हुआ है, 220 वोल्ट लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, अभी इससे मतलब नहीं है नीचे वाले से। इसका मतलब ये है कि जो मैन्युफैक्चरर है, जो कंपनी है, वो ये कह रही है कि अगर इस बल्ब को 220 वोल्ट पे लगाओगे तो ये 100 वाट पावर कंज्यूम करेगा। यानी 100 वाट का मतलब क्या है, एक सेकंड में 100 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा। कब, अगर 220 वोल्ट पे लगाओगे तब। अगर तुमने इसे 220 वोल्ट से ज़्यादा पे लगाया तब तो ये हीटअप होकर ख़राब हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। बट अगर इसको 220 वोल्ट से कम पे लगाया, मान लिया 100 वोल्ट पे लगाया, तब ये 100 वाट कंज्यूम नहीं करने का। 100 वाट तो मैक्सिमम पावर है इसकी,
और वो कब होगी, जब 220 वोल्ट पे ऑपरेट करोगे। अगर 220 वोल्ट से कम पे ऑपरेट करोगे तो ये कम पावर कंज्यूम करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये ऑपरेटिंग वोल्टेज कैन बी सेम एज 220 वोल्ट, इट कैन बी डिफरेंट फ्रॉम 220 वोल्ट। हो सकता है कि आप इस बल्ब को, इस ऑपरेटिंग वोल्टेज का वैल्यू 110 वोल्ट हो, आप 110 वोल्ट पे ऑपरेट कर रहे हो, तो 110 वोल्ट पे लगाओगे, कम वोल्टेज प्रोवाइड करवा रहे हो, तो 100 वाट का काम नहीं करेगा, मान लीजिए 30 वाट का काम कर रहा है, तो बल्ब डिम जलेगा ना। ये तो हुआ करता था कि जब लाइट कम आ रही है तो बल्ब डिम जल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, बल्ब तो 100 वाट का ही था, बल्ब तो वही है, अब ये डिम क्यों जल रहा है? क्योंकि बल्ब को जिस तरह से डिज़ाइन किया गया था वो 220 वोल्ट के लिए डिज़ाइन किया गया था। बल्ब को चलाया कितने पे आपने? 110 वोल्ट पे चलाया, आधी वोल्टेज दे रहे हो, तो पावर आधी नहीं होती, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि वोल्टेज आधी होती है तो पावर भी आधी होती है, कम होगी पावर। मान लिया 30 वोल्ट की तरह 30 वाट का काम कर रहा है तो डिम बल्ब जलेगा ना। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो जो बल्ब पे लिखी हुई होती हैं ये बल्ब की रेटिंग्स होती हैं, इनको क्या बोलते हैं? दीज टू थिंग्स। करंट कभी लिखी हुई नहीं मिलेगी, ये लिखा हुआ मिलेगा, जिसे बोलते हैं रेटिंग ऑफ बल्ब। तो बल्ब की रेटिंग में हमेशा वोल्टेज और पावर लिखी हुई होती है। बात समझ में आ रही है? ऑपरेटिंग वोल्टेज सेम 220 वोल्ट भी हो सकती है, उसके अलावा कुछ और भी हो सकती है। क्वेश्चन जब आएंगे उनको देखेंगे। अच्छा, अब इस बल्ब को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, इसका एक रेजिस्टेंस बना सकता हूँ। बल्ब को एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस किया जा सकता है हमेशा। अब ये आर जो है, ये आर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? भाई बल्ब के दो पैरामीटर हमेशा ही पता होंगे, हमेशा। तो हमेशा क्या करो कि बल्ब को रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर लो, और उसके बाद रेजिस्टेंस के सीरीज पैरेलल बहुत अच्छे से जानते हो, तो अगर आप कभी पावर के सीरीज पैरेलल निकालने पड़ गए तो आराम से काम चल जाएगा, अगर आपने बल्ब को रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर लिया। क्योंकि बल्ब को सॉल्व करना तो आता नहीं है, रजिस्टर्स को तो सॉल्व करना आता है, 10th में भी करा है, अब भी करोगे बहुत सारे। तो आर निकलेगा कैसे बटिए? तो आपके पास फॉर्मूला है P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ से उठाओ, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी। याद रख लेना, यूनिवर्सल फॉर्मूला है, बल्ब का रेजिस्टेंस हमेशा निकाल लो, क्वेश्चन हमेशा सॉल्व हो जाएगा आराम से। और यही सिंगल फॉर्मूला है, बल्ब के रेजिस्टेंस को इस बात से मतलब नहीं है कि तुमने इस बल्ब को सीरीज में ले जाके जोड़ा है, पैरेलल में जोड़ा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपके पास रेजिस्टेंस बल्ब का हमेशा एक सिंगल फॉर्मूले से निकलेगा, आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी, जिससे इसी को मॉडिफाई करके मैंने लिखा है यहाँ पे। तो वोल्टेज हमेशा पता होगी, कौन सी वोल्टेज है? जो बल्ब पे लिखी हुई आई है, बल्ब की रेटिंग है ना, ये रेटेड वोल्टेज है। और ये कौन सी पावर है? रेटेड पावर है। ऑपरेटिंग तो कुछ भी हो सकती है भैया, आपने ये वाली वोल्टेज ना लगा के कुछ और वोल्टेज लगा ली तो ये भी चेंज हो जाएगी, फिर वो भी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ से जो बल्ब का रेटेड रेजिस्टेंस आएगा, ये कौन सा है? ये रेटेड रेजिस्टेंस आएगा, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, जिसके हिसाब से वो बल्ब बनाया गया था। तो रेटेड वोल्टेज लिखोगे और रेटेड पावर लिखोगे, आराम से बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल लोगे। और जैसे रेजिस्टेंस पता लग गया, फिर तो करंट पूछ ले आपसे, पावर लॉस पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, आराम से निकाल लोगे। यानी अपने स्टैंडर्ड बल्ब को रेजिस्टेंस में चेंज कर लो, उसके बाद रेजिस्टेंस के जैसा क्वेश्चन मान के उसको सॉल्व कर डालो। तो ऐसे सॉल्व करते हैं, ये बेसिक बात। और ये ऑपरेटिंग वोल्टेज वाली और जो बताइए, उसको ध्यान रखना कि अगर 220 वोल्ट का बल्ब है, 110 वोल्ट सप्लाई कर दे रहे हो तुम उसे, तो ज़रूरी नहीं है कि वो 50 वाट की तरह काम करेगा। वो डिपेंड करता है, मतलब कम तो होगी ऑब्वियस सी बात है। तो लगभग जो आंसर आएगा 25 से 30 वाट के आसपास वैल्यू आएगी उस चीज़ की। तो जैसे ही ऑपरेटिंग वोल्टेज चेंज होगी तो ये 100 वाट का काम नहीं करेगा, कम का काम करेगा। तो इतनी बात पता होनी चाहिए कि बल्ब पे जो लिखा होता है उसका मतलब क्या होता है, उससे किसी भी बल्ब का रेजिस्टेंस कैसे बना सकते हो आप लोग। ठीक है भाई, ये बहुत बेसिक सी स्टोरी थी जो मुझे बल्ब की बतानी थी। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। 3 बल्ब दे रखे हैं 20, 50, 100 के। विच बल्ब हैव हाइयर रेजिस्टेंस, पूछा है किस बल्ब का रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा है। अब ये भी मास्टरी करी है आप लोगों ने, आपने भी बल्ब का रेजिस्टेंस निकालना सीखा नहीं है क्या? अब इशू ये आता है कि सर बल्ब का रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। अब इन्होंने क्या बोला है, अभी पढ़ लेना पूरा क्वेश्चन, बच्चों को डाउट होता है सर वी तो यहाँ पे है ही नहीं, पढ़ तो लो पहले पूरा क्वेश्चन। हाई रेजिस्टेंस किसका है ये पूछा है, कब? तीनों को जब कनेक्ट किया जाता है, एक बार सीरीज में एक बार पैरेलल में। जब सीरीज में लगाऊंगा तीनों को तब किसका हाईएस्ट रेजिस्टेंस होगा, जब पैरेलल में लगाऊंगा तब किसका हाईएस्ट रेजिस्टेंस होगा। और देखो अक्रॉस द सेम वोल्टेज सप्लाई, दोनों केस में वोल्टेज सप्लाई कैसी है, बराबर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यानी जब इन तीनों को सीरीज में जोड़ा गया तब सपोज V वोल्ट की आपने बैटरी लगाई होगी, और जब पैरेलल में जोड़ा गया तब भी वही V वोल्ट की बैटरी वहाँ पे लगी हुई थी। तो आपको बताना है सीरीज और पैरेलल में किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा इन तीनों बल्ब को जोड़ने पे। यानी 3 अलग अलग वाट के बल्ब हैं, तो उससे एक फैक्ट निकल के आएगा कि अगर सीरीज में जोड़ेंगे तो अच्छा इस वाले बल्ब का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, पैरेलल में जोड़ेंगे तो इस वाले बल्ब का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो एक क्वेश्चन तो ये बन गया, अभी कर लेंगे इसको। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं आपसे, वो ये बोलेगा 2 बल्ब हैं 3 बल्ब हैं, ऐसे बोल देगा। इन तीनों बल्ब को एक बार सीरीज में लगाया, एक बार पैरेलल में लगाया, अक्रॉस सेम वोल्टेज सप्लाई डिफर नहीं करेगा, है ना। फिर पूछेगा कौन सा बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा।
अब ग्लो का रेजिस्टेंस से कनेक्शन डायरेक्ट मत कर देना कि अच्छा सर जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वो ग्लो ज़्यादा करेगा, ऐसा किसने कहा? ऐसा तो कोई रूल नहीं है। ग्लो ज़्यादा वो करेगा बल्ब जिसमें ज़्यादा करंट फ्लो होगी। समझ में आ रही है बात? करंट फ्लो होगी ज़्यादा तो हीट ज़्यादा जनरेट होगी, और हीट ज़्यादा जनरेट होगी तो वो ग्लो भी ज़्यादा करेगा, क्योंकि बल्ब हीटिंग इफेक्ट पे ही काम करता है। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को करते हैं, फिर उसके बारे में बता दूंगा। तो हायर रेजिस्टेंस पूछा है सीरीज पैरेलल में, तो मैंने इन तीनों बल्ब को सीरीज में लगा के रख रखा है, V वोल्ट की बैटरी पे ऑपरेट करूंगा इन तीनों की तीनों बल्ब को। करंट तीनों में सेम जाएगी नहीं जाएगी? अच्छा, तो मुझे यहाँ पे निकालना है किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। अच्छा देखिए ज़रा ध्यान से कि अगर P की बात करूँ, मुझे पावर तो तीनों की पता है ना, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, है ना। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन की बात है, तो सीरीज में मैंने ये फॉर्मूला प्रेफर किया। क्यों? याद करो, आपको बताया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में वो फॉर्मूला लगाना जहाँ पे करंट का स्क्वायर आता है, क्योंकि करंट तीनों में सेम है। तो यहाँ पे आई तो कांस्टेंट है, तो क्या लिखोगे? सिंस आई इज कांस्टेंट फॉर ऑल बल्ब, ठीक है, तीनों बल्ब के लिए आई कांस्टेंट है। देयरफॉर पी का कनेक्शन कैसा हो गया? डायरेक्ट आर से। पी का आर से डायरेक्ट कनेक्शन हुआ या नहीं हुआ? तो इसका मतलब जिसकी पावर ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा। आई बात समझ में? तो आपसे हाईएस्ट रेजिस्टेंस पूछा था किसका होगा, तो जिस बल्ब की पावर ज़्यादा है उसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा। तो 100 वाट वाला बल्ब हाईएस्ट पावर वाला बल्ब है, तो इसका रेजिस्टेंस ही यहाँ पे ज़्यादा होगा। देयरफॉर 100 वाट बल्ब विल हैव हायर रेजिस्टेंस। ध्यान रखना, इंडिविजुअल नहीं पूछा है। इंडिविजुअल में बच्चे यहाँ पे क्या गड़बड़ करेंगे, वो ऐसा लगाने की कोशिश करते हैं, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर एक पे। आपने तो बताया था सर P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर लगा दो। आप मुझे बताओ P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन, आप ये अलग अलग तीनों पे क्यों लगा रहे हो? उसने तो तीनों को सीरीज में जोड़ने को बोला है ना, और सीरीज में वोल्टेज थोड़ी ना सेम होती, तो हो गया नहीं हो गया फॉर्मूला गलत? ये फॉर्मूला तब लगाना है जब एक एक बल्ब को लेके आप अलग अलग सॉल्व कर रहे हो, एक बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल के रख रहे हो, तो लगाना, अदरवाइज मत लगाना। ठीक है भाई, तो यहाँ पे सिंपल सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग चलो। देखा कि पी का आर से डायरेक्ट रिलेशन, जिसका पावर ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा, तो 100 वाट वाले बल्ब का रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा। अच्छा, अगर इसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा, देयरफॉर आई 100 वाट वाले बल्ब में जो जाएगी वो क्या होगी? मिनिमम होगी। मेरी बात सुनते रहना, अपने हिसाब से लिख लेना फिर बाद में। रेजिस्टेंस इसका हाईएस्ट है इन तीनों में, तो इसमें से जो करंट जाएगी वो मिनिमम जाएगी। बट करंट तो इन तीनों में सेम जा रही है, आपको हो गया ऑब्वियस सी बात है। हाँ बिल्कुल सही बात है, करंट तो इन तीनों के अंदर सेम जा रही है। तो यहाँ पे करंट के लॉजिक से जो ये लाइन लिखी हुई है, ये बच्चे सोचते हैं डायरेक्ट कि 100 वाट वाले बल्ब का रेजिस्टेंस इसका मतलब सबसे ज़्यादा है, तो उसमें सबसे कम करंट जाएगी। मुझे बताओ ये लाइन क्यों लिख दी तुमने? ये लाइन तो पूरी तरह गलत है या नहीं है? तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि सीरीज में तो करंट तीनों में सेम जाएगी, तो कैसे लिख सकते हो इस वाली लाइन को? तो यहाँ पे ऐसा मत सोचना कि रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट कम है। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन देख लेना, करंट तो कम हो ही नहीं सकती, करंट तो तीनों में सेम ही जानी है, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे सिंपल लॉजिक इस तरह से क्रैक करोगे कि जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा उसकी पावर ज़्यादा, एंड वाइस वर्सा, क्योंकि ये फॉर्मूला लगा सीरीज में। अब पैरेलल में जोड़ूं तो क्या होगा देखते हैं। इन तीनों को मैंने पैरेलल में जोड़ दिया, पैरेलल में करंट तो टूट जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी भाई। करंट तो आई अमाउंट की आई, तीनों में I1 I2 और I3 वैल्यू की करंट गई। बट जो V वोल्ट की अगर बैटरी थी ये सेम वोल्टेज पे, तो तीनों पे सेम वोल्टेज होगी। तो यहाँ पे क्या करोगे, इन पैरेलल फॉर्मूला बदल दोगे अपना पावर वाला, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। अब यहाँ पे क्या हुआ, V इज सेम है तीनों के लिए, V इज सेम फॉर ऑल बल्ब। अगर V सेम है तो यहाँ में इसका मतलब क्या हुआ कि P का कनेक्शन R से इन्वर्स हो गया। समझ में आ रही है ना बात? तो V तो कांस्टेंट की वजह से गायब हो गया। अब यहाँ पे क्या है, आपको बताना है हाईएस्ट रेजिस्टेंस किसका होगा। तो रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा उसका होगा जिसकी पावर सबसे कम होगी। तो किसकी पावर सबसे कम है तीनों बल्ब में से? 20 वाट वाले बल्ब की। तो इसका मतलब यहाँ पे पैरेलल में अगर उन्हें जोड़ा तो 20 वाट बल्ब विल हैव हायर रेजिस्टेंस। समझ में आ रही है ना बात? तीन बल्ब मुझे दे रखे हैं, किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा किसका रेजिस्टेंस कम होगा। अगर अलग अलग निकालूंगा तो कंडीशन कुछ और है, अलग अलग की बात नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग में प्रॉब्लम ये है कि मुझे अलग अलग तीनों बल्ब के बारे में सिर्फ वॉटेज दे रखी है, उनकी वोल्टेज नहीं दे रखी। देखो पीछे जाके वापस, आपको तीन बल्ब पे सिर्फ वॉट लिख के दे रखा है, जबकि इनकी वोल्टेज भी तो लिख के देनी चाहिए थी। तो वोल्टेज देनी रखी है, ऑब्वियस सी बात है, वोल्टेज देनी रखी है अलग अलग, तो आप तीनों का अलग अलग रेजिस्टेंस नहीं निकाल सकते, आपको कॉम्बिनेशन ही यूज़ करने पड़ेंगे। तो कॉम्बिनेशन में सीरीज में यूज़ करा तो इस फॉर्मूले को लगाया, जब पैरेलल में यूज़ करा तो इस फॉर्मूले को लगाया। आप लोगों ने देखा सीरीज कॉम्बिनेशन में जो सबसे ज़्यादा वॉट का था उसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा आया,
है ना, और पैरेलल कॉम्बिनेशन जो सबसे कम वॉट का था उसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा आया। तो इससे एक रूल याद रखना अपने लिए कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो बल्ब सबसे कम वॉट का होगा वो सबसे ज़्यादा रोशनी देगा। भाई देखो, सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किसका आया हमारे पास, इस वाले बल्ब का आया, तो सबसे कम रेजिस्टेंस किसका होगा, ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चन में यहाँ पे 20 वाट वाले का रेजिस्टेंस सबसे कम होगा, तो इसका मतलब ये वाला बल्ब सबसे ज़्यादा ग्लो करेगा। तो यहाँ पे ग्लोनेस की बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 20 वाट वाला बल्ब की ग्लो इन तीनों में सबसे ज़्यादा होगी। इस वाले केस में क्या है, इस वाले केस में किसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा आया, 20 वाट वाले का रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा आया, तो 100 वाट वाले का सबसे कम हो गया, तो इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस सबसे कम है, तो यहाँ पे ये वाला बल्ब सबसे ज़्यादा ग्लो करेगा। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जिस बल्ब की पावर सबसे कम होती है वो ज़्यादा ग्लो करता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जिसकी पावर ज़्यादा होती है वही ग्लो करता है। घर में तो ये वाला कॉम्बिनेशन होता है ना, तो घर में छोटा बल्ब लगाते हो कम वॉट का तो कम रोशनी आती है, बड़ा बल्ब लगाते हो तो बड़ी रोशनी आती है, ज़्यादा रोशनी आती है, क्योंकि कॉमन सा लॉजिक है यहाँ पे। देखो ये चीज़ यहाँ लिखी हुई है, इंपॉर्टेंट है, अपने लिए ध्यान रखना इस चीज़ को, प्रूफ कभी नहीं आएगा, कॉमनली सी ये चीज़ें याद रखना। इन सीरीज कॉम्बिनेशन द बल्ब हैविंग लोएस्ट पावर विल ग्लो ब्राइटेस्ट, और पैरेलल में तो सिंपल सा लॉजिक है, हाई पावर तो हाई ब्राइटनेस। सीरीज में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सीरीज में जो सबसे कम पावर का बल्ब होगा ना उसका रेजिस्टेंस भी सबसे कम होगा। समझ में आ रही है ना बात, समझा दिया तुम्हें, इसलिए उसकी ब्राइटनेस सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ तक कॉमन सी कुछ चीज़ें हुई सीरीज पैरेलल की। अभी 2 क्वेश्चन है आपके बहुत सिंपल से, MCQ टाइप है। देखो क्या बोला है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड दिस वन, अब रेटिंग दे रखी है, बल्ब पे लिख के दे रखा है 100 वाट 220 वोल्ट, यानी 220 वोल्ट पे लगाओगे तो 100 वाट कंज्यूम करेगा। When it is operated on 110 वोल्ट, जब इसको 110 पे ऑपरेट करा तो कितनी पावर कंज्यूम करेगा, तो सीधी सी बात है 100 वाट तो कंज्यूम करेगा नहीं। ऐसा भी कोई रूल नहीं है कि वोल्टेज आधी कर दी तो पावर भी आधी हो जाएगी और 50 वाट पे लगा दोगे आंसर। तो तीसरे वाले क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे, लॉजिक देखो, आपको एक बल्ब दे रखा है, ध्यान से सुनना, ये जो बल्ब है मेरे पास, इस बल्ब पे लिखा हुआ है 220 वोल्ट और 100 वाट। ठीक है भाई, तो आप इस डेटा से इसका रेजिस्टेंस निकाल लो। तो रेजिस्टेंस कैसे निकाल लोगे, V²/P आपको सिखा दिया था, ये इस बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल के तैयार कर लो। तो ये 220 का स्क्वायर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 100, सॉल्व करोगे 484 ओम आ गया, 484 ओम। बल्ब का रेजिस्टेंस आ गया, फिक्स है। अब बल्ब को किसी भी वोल्टेज पे लगाओ, रेजिस्टेंस तो ये सेम ही होगा ना, फिक्स हो गया हमेशा के लिए। अच्छा, आपने बल्ब को कितने वोल्ट पे ऑपरेट करा, आपने बल्ब को ऑपरेट करा 110 वोल्ट पे। आपको पूछिए पावर कंजप्शन। नाउ ऑपरेटिंग वोल्टेज कितनी है, ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ बल्ब वो है सर 110 वोल्ट। देयरफॉर ऑपरेटिंग पावर है ना, जब ऑपरेट हो रहा होगा तब उस सिचुएशन में कितनी पावर होगी, तो ऑपरेटिंग पावर P' तुमसे पूछी गई है, तो कैसे निकालें, तो भैया P' इज इक्वल्स टू V' ऑपरेटिंग वोल्टेज अपॉन R तो सेम ही रहेगा। तो आपको ऑपरेटिंग पावर निकालनी है तो ऑपरेटिंग वोल्टेज लिखनी पड़ेगी, तो ऑपरेटिंग वोल्टेज कितनी है, 110 वोल्ट पे ऑपरेट कर रहे हैं अब की बार हम लोग। आर कितना आया है, 484 ओम आया है। ठीक है भाई, इस कहानी को सॉल्व करोगे तो 121 ऊपर आएगा, 2 जीरो आएंगे, नीचे 484 आएगा। सॉल्व कर लेना इस स्टोरी को, आपके पास 25 वाट का आंसर आएगा। कितना आएगा, 25 वाट। तो इसका मतलब ये बल्ब 25 वाट की तरह काम करेगा अगर इस पर आधी सप्लाई लगाई मैंने, आधी वोल्टेज लगाई तो। समझ में आ रही है ना बात, इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन, एक नंबर में 12th क्लास में MCQ में पूछा जा सकता है आप लोगों से ऐसा क्वेश्चन। तो ध्यान रखना कि जब बल्ब की रेटिंग दी हुई होती है और किसी और वोल्टेज पे ऑपरेट करते हो तो कैसे निकालोगे। सबसे पहले इसका रेजिस्टेंस निकाल के रख लो, फिर ऑपरेटिंग वोल्टेज जो दे रखी है उसके अकॉर्डिंग ऑपरेटिंग पावर आप लोग निकाल दो। फिर से यहाँ पे ऑपरेटिंग पावर तो ऑपरेटिंग वोल्टेज, आर दोनों में सेम रहेगा क्योंकि आर बल्ब का रेजिस्टेंस तो कॉमन ही हो गया। चलो अगला क्वेश्चन, टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ सेम मटेरियल, यानी रेजिस्टिविटी सेम हो गई। सेम मटेरियल का मतलब क्या हुआ, रेजिस्टिविटी सेम हो गई। इक्वल लेंथ इक्वल डायमीटर, तो एल भी सेम हो गया, एरिया भी सेम हो गया, यानी कि इसका मतलब रो एल अपॉन ए। फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है। सेम मटेरियल है तो रो सेम, लेंथ सेम, ए सेम, सब सेम हो गया, तो इसका मतलब आर भी क्या हो गया, सेम हो गया। तो इसका मतलब ये उन्हें इनडायरेक्टली ये दे रखा है कि दोनों के दोनों तारों के रेजिस्टेंस बराबर हैं। इस लाइन्स को पढ़ के ये समझ में आता है। इनको पहले सीरीज में कनेक्ट किया, फिर पैरेलल में कनेक्ट किया, अक्रॉस द सेम पोटेंशियल, यानी सेम बैटरी से सेम वोल्टेज लगा के उनको कनेक्ट कर रखा है। द रेशो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन वुड बी,
सीरीज टू पैरेलल में हीट प्रोडक्शन का रेशो निकालना है, वो कैसे निकालेंगे। अब देखो मैंने कहा था ना, जब दो कॉम्बिनेशन एक साथ वो पूछे तुमसे और वो बोलेगा सेम सप्लाई से कनेक्ट कर रखा है, तो आपको क्या करना चाहिए उस सिचुएशन में, जहाँ पे उस सिचुएशन में सेम सप्लाई है तो वी स्क्वायर अपॉन आर वाला फॉर्मूला लगाना चाहिए। यहाँ पे हीट का रेशो पूछा है आप लोगों से, ऑब्वियस सी बात है, तो हम क्या करेंगे, हीट प्रोडक्शन इन सीरीज अपॉन हीट प्रोडक्शन इन पैरेलल, ये पूछा है। हीट और एनर्जी एक ही चीज़ है हमारे पास, तो क्या आएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर रेजिस्टेंस इन सीरीज इंटू टाइम अपॉन वी स्क्वायर अपॉन आर रेजिस्टेंस इन पैरेलल इंटू टाइम। ये तो फॉर्मूले होंगे। ये फॉर्मूले कैसे पता लगे, क्योंकि दोनों के केस में वोल्टेज सप्लाई बराबर है, इसलिए ये फॉर्मूले अप्लाई करोगे वी स्क्वायर वाले। सॉल्व किया तो कट के काफ़ी चीज़ें गायब हो जाएंगी, तो एच एस अपॉन एच पी सीरीज ऑफ पैरेलल में आर पी अपॉन आर एस हो जाएगा। समझ में आ रही है ना बात, यानी कि हीट का जो रेशो आया वो रेजिस्टेंस के इन्वर्स रेशो में आ गया। अब इससे पढ़ के समझ में आ गया था रेजिस्टेंस दोनों के बराबर हैं, एक बार सीरीज में एक बार पैरेलल में, निकाल लो ज़रा। तो क्या लिखोगे, अब इस चीज़ को यहाँ पे होल्ड करो, सिंस बोथ वायर आर आइडेंटिकल, दोनों वायर कैसे आइडेंटिकल हैं, हमें समझ में आ गए। देयरफॉर R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R, ठीक है, हम लोगों ने दोनों को R लेट कर लिया। तो सीरीज़ की अगर मैं बात करूंगा, अब सीरीज़ में टोटल रेजिस्टेंस निकालने की, तो RS क्या आ जाएगा, सीरीज़ में दो रेजिस्टेंस है R ओम के, ऐड करो कितना आया, 2R आया। पैरेलल में इन्हें ऐड करो, जब पैरेलल के लिए ऐड करोगे तो कितना आएगा, RP इज इक्वल्स टू, देखो आपके पास कई सारे शॉर्टकट होते हैं, मैं बताऊंगा अभी जब आपको सीरीज पैरेलल पढ़ाऊंगा फिलहाल। तो अभी देख लो, एक रजिस्टर लिखा अपॉन में उनकी काउंटिंग से डिवाइड कर दिया, तो R/2 हो गया। आपकी मर्जी, आप इस फॉर्मूले से निकाल लेना 1/R1 प्लस 1/R2 वाले से, तो पैरेलल में R/2 आ गया, ठीक है। तो HS अपॉन HP इज इक्वल टू RP, पैरेलल में आया R/2 अपॉन में RS, सीरीज में आया 2R। देखना ध्यान से कौन सा कहाँ रख रहे हो, तो R से R कैंसिल हो गया, ठीक है भाई। ये वाला 2 कहाँ जाएगा, ये वाला 2 नीचे आएगा, तो इसका सॉल्यूशन जब करोगे तो ये आएगा 1/4। तो रेशो कौन सा हो गया, सीरीज टू पैरेलल का, तो सीरीज टू पैरेलल का रेशो हो गया 1/4, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में सीरीज के कंपैरिजन में 4 गुना हिट आपकी ज़्यादा प्रोड्यूस हुई है, ठीक है भाई। तो 1/4 वाला ऑप्शन सी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो बड़े अच्छे से 2 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को यहाँ पे कराए हैं। अभी तक जो बेसिक था हीट का, वो मैंने आपको काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। इस वीडियो की हर एक बात आपने अच्छे से सुनी होगी तो आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। अब इस हीट जनरेशन के ऊपर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और कुछ बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए बड़े इंपॉर्टेंट थे जो आपके बोर्ड में पूछे जा सकते हैं इस साल भी, उन सबको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। उसके बाद हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाली पूरी कहानी फिनिश हो जाएगी, ठीक है भाई।